पॉलिटिकल साइंस क्लास 11। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं पार्ट 6 चैप्टर 6 नागरिकता यानी सिटीजनशिप। नागरिकता को समझने से पहले हमें नागरिक शब्द को समझना पड़ेगा। नागरिक जो यूनानी भाषा में प्रयोग होता था सिटीजन के फॉर्म में, नागरिक का मतलब होता है एक ऐसा सदस्य, राज्य का एक ऐसा सदस्य होता है जिसे राज्य से विभिन्न प्रकार के अधिकार मिलते हैं और राज्य के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि नागरिक वो होता है जिसको अधिकार भी मिले होते हैं और साथ में उसको कर्तव्यों का निर्वाह भी करना पड़ता है, तो वो नागरिक होता है। अब नागरिक के बाद हम नागरिकता को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इससे पहले नागरिक की एक परिभाषा लेते हैं। अरस्तु ने कहा है कि नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास राज्य के कानून संबंधी विचार विमर्श या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार होता है। यानी कि जिसको राज्य के कानून संबंधी विचार विमर्श या न्याय के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार हो, तो वो नागरिक होता है अरस्तु के शब्दों में। अब समझते हैं नागरिकता। सबसे पहले नागरिकता का अर्थ। नागरिकता एक ऐसा दर्जा है जिसके तहत व्यक्ति राज्य द्वारा प्रदत्त यानी कि प्रदान किए गए नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करता है और बदले में क्या करता है, बदले में राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो उसे हम कहते हैं नागरिकता। ठीक है। अब नागरिकता की एक परिभाषा यहाँ पे लेते हैं। आर.जी. गेटेल के शब्दों में अगर हम देखें तो नागरिकता व्यक्ति की वह स्थिति है जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय एवं राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रीय और राजनीतिक दोनों ही अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और अपने दायित्वों का यानी कि कर्तव्यों का पालन करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। तो ये परिभाषा है नागरिकता की जो आर.जी. गेटेल ने दी। अब आगे जानते हैं नागरिकता के प्रकार कितने होते हैं। नागरिकता के प्रकार जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नागरिक कितने प्रकार के होते हैं। नागरिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात नागरिक और दूसरा होता है राज्यकृत नागरिक। जन्मजात नागरिक जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जन्म से ही किसी राज्य का नागरिक या सदस्य होना, और राज्यकृत का मतलब है कि जो राज्य द्वारा जो नागरिक बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से नागरिकता दो प्रकार की हो गई। एक जन्मजात नागरिकता जिसको हम नेचुरल सिटीजनशिप बोलते हैं, और दूसरा हो गया राज्यकृत नागरिकता जिसको हम नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप बोलते हैं। तो जन्मजात नागरिकता जो है वो जन्म से ही किसी राज्य द्वारा उस नागरिक को दी जाती है, किसी सदस्य को दी जाती है, उसे जन्मजात नागरिकता कहते हैं। इसको प्राप्त करने के तीन तरीके होते हैं। पहला भूमि सिद्धांत, दूसरा रक्त सिद्धांत और तीसरा होता है दोहरी नागरिकता। पहला भूमि सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी बच्चा उस देश का नागरिक होता है जिस देश की भूमि पर वो पैदा होता है, तो ऑटोमेटिकली वो उस देश का नागरिक हो जाता है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है रक्त का सिद्धांत कि उसके माता पिता किसी भी देश के सदस्य रहे हों, तो वो बच्चा किसी भी देश में पैदा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस देश का नागरिक हो जाएगा जिस देश के उसके माता या पिता में से कोई है, यानी कि रक्त का सिद्धांत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भारतीय अपनी वाइफ के साथ यूएसए में गया हुआ है और वहाँ उनका कोई बच्चा पैदा हो जाए, तो रक्त सिद्धांत के अनुसार वो भारतीय नागरिक होगा। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि कई बार जन्मजात नागरिकता मिल जाती है और रक्त सिद्धांत से, और बाद में उसको राज्यकृत नागरिकता दूसरे देश की मिल जाती है। इस प्रकार कई बार दोहरी नागरिकता भी हो जाती है। अब चलते हैं दूसरा, राज्यकृत नागरिकता जिसे हम नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप कहते हैं। राज्य द्वारा प्रदान की गई नागरिकता राज्यकृत नागरिकता होती है। इसको प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत समय तक किसी देश में रहना यानी कि लंबा निवास। दूसरा, अगर कोई विवाह करने के बाद किसी कंट्री में आ जाए, दूसरी कंट्री से, जैसे सोनिया गांधी आ गई भारत में, इस प्रकार से उनको सिटीजनशिप मिल गई। संपत्ति खरीद लेना, कई देशों में ऐसे रूल हैं कि किसी देश में अगर आप संपत्ति खरीद लेते हैं तो वहाँ आप उसके नागरिक हो जाएंगे, जैसे ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू आदि में ये नियम है। कई देशों में सरकारी नौकरी का भी रूल है कि किसी देश में अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो प्रार्थना पत्र देने पर आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, जैसे इंग्लैंड। ठीक है, कई भारतीय इंग्लैंड के नागरिक हैं। इसी प्रकार से गोद लेने से भी नागरिकता मिल जाती है, राज्यकृत नागरिकता मिल जाती है। अगर
माता पिता को नागरिकता पहले से प्राप्त हो तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी जो नागरिकता है उस देश की नागरिकता मिल जाती है। सेना में भर्ती होने से भी नागरिकता मिल जाती है, इच्छा द्वारा भी मिल जाती है, भाषा सीख लेने पर भी कुछ देशों में नागरिकता दे दी जाती है, और प्रार्थना पत्र देने पर भी नागरिकता देने पर विचार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया नागरिकता के प्रकार। अब हम देखते हैं नागरिकता के प्रकार और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार नागरिकता खो जाती है, यानी कि नागरिकता छीनी भी जा सकती है और खोई जा सकती है। तो किस प्रकार से किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है, उसके कुछ ये तरीके हैं जिससे हम पता लगाएंगे कि नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। चलिए, सबसे पहला आता है नंबर 1। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी देश में अपने राज्य से वो एब्सेंट रहता है, यानी कि लंबे समय से अनुपस्थित रहता है, तो उस देश की नागरिकता वो उसको खोनी पड़ती है। दूसरा, विवाह के द्वारा अगर कोई किसी देश का नागरिक या किसी देश की नागरिक विवाह के बाद दूसरे देश में चली जाए तो उसकी नागरिकता खो जाती है। जैसे इंग्लैंड की अगर कोई लड़की भारतीय लड़के से विवाह करके भारत में आ जाए तो इंग्लैंड की नागरिकता उसकी छीन ली जाती है। तीसरा है, किसी सेना में दूसरे देश की सेना में भर्ती होने से नागरिकता छीन जाती है। चौथा, निवास स्थान अगर किसी देश में आपका निवास स्थान नहीं है तो वहाँ भी आपको नागरिकता नहीं दी जाती, अगर मिल गई है तो आपसे छीन ली जाएगी। और इसी प्रकार से कई बार ऐसा रूल भी बन जाता है कि विदेशों में अगर आपको कोई अवार्ड मिल गया, अलंकरण मिल गया, तो उससे भी आपकी जो नागरिकता है वो दे दी जाती है। कुछ अपराध की स्थिति में जैसे देशद्रोह के कारण नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर कोर्ट ये फैसला दे दे किसी आधार पर तो भी नागरिकता छीनी जा सकती है। और पागल या दिवालिया होने पर भी कुछ परिस्थितियों में नागरिकता छीन ली जाती है। गोद लेने पर भी नागरिकता खोई जा सकती है। और संपत्ति खरीदने, यानी कि वो तरीके जिन तरीक़ों से आप नागरिकता ग्रहण करते हैं उनकी ही तरह अपोजिट जो है वो नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो ये हो गया नागरिकता किस प्रकार से खोई जा सकती है। अगला टॉपिक हम लेते हैं, आदर्श नागरिकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो कई बाधाएं हैं आदर्श नागरिकता के मार्ग में। तो आदर्श नागरिक जो है वो क्या होता है, जो आदर्श रूप से अपने देश में रहता है और अपने देश में अधिकारों और कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाता है। लेकिन कई परिस्थितियों को ही आदर्श नागरिकता के मार्ग की बाधाएं कहा जा सकता है। कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे नंबर 1, स्वार्थ। कोई अगर स्वार्थवश अपने राज्य में रहता है तो वो अच्छी नागरिकता के मार्ग में एक बाधा है। दूसरा, आलस्य होने पर कोई भी नागरिक अपने देश का अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है। अगर देश में दलबंदी होती है, ठीक है। इसी तरह से अनपढ़ता एक बहुत बड़ी समस्या है जो आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा है। कोई अनपढ़ व्यक्ति आदर्श नागरिक बनने में काफ़ी जो है मुश्किल हो सकती है उसके लिए कि अगर वो आदर्श नागरिक बनना चाहता है। असंभव सा लगता है कि कोई निरक्षर व्यक्ति आदर्श नागरिक बन पाए। गरीबी एक और समस्या है। फिर जो रूढ़िवादिता या पुराने रीति रिवाज हैं वो भी एक समस्या है। इसके बाद सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर झगड़े, ये भी एक और समस्या है। इसी प्रकार से संकुचित राष्ट्रीयता भी कई बार आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा बन जाती है। क्षेत्रवाद एक और समस्या है कि अपने अपने क्षेत्र के कारण जो है, अपने क्षेत्र से बहुत अधिक लगाव होने के कारण वो देश की एकता को खतरा हो जाता है। पूंजीवाद एक और समस्या हो सकती है। हालांकि पूंजीवाद कई परिस्थितियों में हेल्पफुल हो सकता है, कुछ देश इसको मानते हैं, लेकिन पूंजीवाद की वजह से गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस बढ़ जाता है, जिससे आदर्श नागरिकता के मार्ग में एक बाधा आती है। अब आता है कि इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, जो हमने मार्ग में बाधाएं देखी, उनको दूर करके ही हम जो है इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आदर्श नागरिकता जो है वो स्थापित कर सकते हैं। ये 2 प्रकार के उपचार हैं जिसको हम रेमेडीज़ बोलते हैं, यांत्रिक उपचार और नैतिक उपचार। यांत्रिक उपचार में जैसे आप अनिवार्य मतदान करते हैं और कुछ वोटिंग सिस्टम का इसमें आप बता सकते हैं, इसी प्रकार से प्रत्यक्ष विधि निर्माण हो सकता है, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। नैतिक उपचार में आप अच्छी शिक्षा लोगों को दे सकते हैं, गरीबी का अंत कर सकते हैं, सामाजिक समानता की स्थापना कर सकते हैं, सामाजिक बुराइयों का अंत, उच्च आदर्श स्थापित करना और स्वतंत्र प्रेस, और इस प्रकार के जो तरीके हैं उनके माध्यम से हम आदर्श नागरिकता की स्थापना कर सकते हैं और आने वाली मार्ग की बाधाओं को दूर
कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक। और स्टूडेंट्स अब चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ। आखिरी जो इसका टॉपिक है वो है नागरिक तथा विदेशी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड एलियन। विदेशी क्या होता है? नागरिक का अर्थ हमें पता लग चुका है कि जो राज्य का सदस्य होता है और राज्य के द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करता है और कर्तव्यों को निभाता है। विदेशी क्या होता है? राज्य में रहने वाले सभी लोग नागरिक नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे देश के नागरिक होते हैं, लेकिन घूमने फिरने के लिए, व्यापार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या किसी अन्य ऑफिशियल काम के लिए वो किसी देश में आते हैं, तो उसे हम विदेशी कहते हैं। तो ये विदेशी व्यक्ति होता है जो राज्य छोड़कर अस्थायी रूप से दूसरे राज्य में आता है, लेकिन जिसकी वफादारी तो अपने ही राज्य के प्रति होती है, लेकिन वो उस दूसरे राज्य में अस्थायी रूप से आता है। विदेशी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। स्थायी विदेशी होते हैं जो लंबे समय तक किसी देश में रहते हैं। अस्थायी विदेशी होते हैं जो कुछ समय के लिए घूमने फिरने के लिए या स्टडी करने के लिए आते हैं। और तीसरे टाइप के होते हैं ऑफिशियल, यानी कि राजदूत वगैरह होते हैं, वो भी विदेशी माने जाते हैं। नागरिक और विदेशी में अगर हम अंतर की बात करेंगे तो मुख्य रूप से आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सबसे पहला अंतर है सदस्यता के आधार पर अंतर, कि एक विदेशी को उस राज्य की सदस्यता नहीं मिलती है जबकि नागरिक को मिलती है। देशभक्ति के आधार पर अंतर हम बता सकते हैं दूसरा, कि नागरिक जो है वो देशभक्त होता है, विदेशी को उस देश के प्रति भक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही होती है। निष्कासित करने के आधार पर अंतर होता है। नागरिक अपने राज्य में स्थायी तौर पे रहता है और उसको वहाँ से जाने के लिए कोई नहीं कह सकता, परंतु विदेशी को देश छोड़ने का आदेश कोई भी सरकार दे सकती है किसी भी समय। इसके बाद अधिकारों के आधार पर अंतर होता है। नागरिक को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, विदेशी को भी अधिकार प्राप्त जरूर होते हैं, लेकिन वो अधिकार नहीं मिलते हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार, मत डालने का अधिकार, इस प्रकार के सैनिक सेवाओं का अधिकार, इस तरह के अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद एक आप बता सकते हैं संपत्ति के आधार पर अंतर। कई देशों में विदेशियों को संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होता है, जबकि अपने नागरिकों को वो पूरा अधिकार देते हैं और संपत्ति खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से नागरिक और विदेशी में ये हो गया अंतर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स को कवर कर लिया है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे से। आप PDF से पढ़ें और जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। वीडियो को दोबारा देखें। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो आप अच्छे से इसको पढ़ें और अच्छे से लर्न करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।